11वां सवाल, द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन रिफ्यूज टू इंक्लूड अ बुक फॉर द स्कूल सिलेबस रिटन बाय मिस्टर राम। ठीक है, एक किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जो है डायरेक्टर है, वो अपने इंस्टीट्यूट में मिस्टर राम नाम का एक ऑथर है, उसके बुक को इंक्लूड नहीं कर रहा है करिकुलम में। ठीक है, मिस्टर राम वांट्स टू चैलेंज द सेड रिफ्यूजल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मिस्टर राम चाहता है कि वो जो डायरेक्टर ने ऑर्डर पास किया है कि भाई इसका बुक हमारे कॉलेज के सिलेबस में इंक्लूड नहीं होगा, हम उसको चैलेंज करें। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इज एनी राइट ऑफ मिस्टर राम वायलेटेड, एक्सप्लेन। क्या यहाँ पे मिस्टर राम का बुक अलाउ नहीं कर रहे हैं वो अपने सिलेबस में, तो मिस्टर राम का कोई राइट वायलेट हो रहा है क्या? अगर यस तो एक्सप्लेन करें, नो तो भी एक्सप्लेन करें। तो देखिए, यस, मिस्टर राम्स फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a इज पोटेंशियली इंगेज्ड। ठीक है, explanation, writing a book and offering it for inclusion in the syllabus is a form of expression. The refusal is to include the book by the director does not per se violate his right, because the director has discretion under the rules to choose appropriate textbook. The decision must be reasonable and not arbitrary. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या राम का वायलेट हुआ था कोई राइट, तो राम का सच में यहाँ पे वायलेट हुआ था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि जब आप दूसरे ऑथर के बुक यूज कर रहे हो तो मेरे क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, वो सेकेंडरी है कि उस डायरेक्टर को लगता है कि भाई मेरे सिलेबस के हिसाब से उसका बुक नहीं है तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे उसके वायलेट हुए हैं। ठीक है, देखिए, hence Mr. Ram's right is not absolute. The court can intervene only if the refusal is arbitrary, discriminatory or malafide rather than just a matter of academic discretion. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर डायरेक्टर ने कोई बिना आर्बिट्ररी, डिस्क्रिमिनेटरी और मेलाफाइड इंटेंशन के सिर्फ एकेडमिक पर्पज के लिए उनके बुक को एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, तो उनके राइट वायलेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट वैसे भी एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, कैन मिस्टर राम कंपेल द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन टू इंक्लूड हिज बुक इन द लिस्ट ऑफ बुक्स, एक्सप्लेन। क्या मिस्टर राम डायरेक्टर को कंपेल कर सकता है कि उसका बुक आपके स्कूल के सिलेबस में पढ़ाएं? अगर हाँ तो एक्सप्लेन करें, ना तो भी एक्सप्लेन करें। ठीक है, नो, मिस्टर राम कैन नॉट कंपेल द डायरेक्टर टू इंक्लूड द बुक, एक्सप्लेनेशन, the director of public instruction has administrative discretion to select books as per academic suitability, ठीक है, relevance and curriculum needs। उनके कॉलेज में कौन सा सिलेबस है, कौन सी बुक की जरूरत है, ठीक है, उसके आधार पर डायरेक्टर को अधिकार है कि वो बुक एक्सेप्ट करे या न करे। ठीक है, राम कंपेल नहीं कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन मस्ट बी जुडिशियली रिव्यूएबल, ठीक है, ओनली इन द केस ऑफ अब्यूज एंड आर्बिट्रेशन, नॉट सिंपली बिकॉज एप्लीकेंट डिसएग्री विद द डिसीजन। ठीक है, अगर डायरेक्टर के डिसीजन से सामने वाला डिसएग्री करता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो चैलेंज कर सकता है या कंपेल कर सकता है। ठीक है, वो हो ऐसा होना चाहिए कि वही बुक जो है उसी कहानी का, वही सिलेबस का दूसरे ऑथर का वो रख रहा हो, तब अलग बात है। ठीक है, अगर वो सिलेबस में ही नहीं है उसके, तो फिर आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। ठीक है, 12वां सवाल है, मिस्टर मोहन ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज सर्विस बाय द एम्प्लॉयर विदाउट एनी नोटिस। मिस्टर मोहन गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है उनकी जॉब से बिना उनको नोटिस दिए हुए, जबकि 311 में क्या था कि आपको नोटिस देना चाहिए। ठीक है, सामने वाले को उनकी बात सुननी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। Hence, Mr. Mohan filed a writ petition under Article 226 of the Constitution in the High Court. ठीक है, ये हो गया यथा स्थिति। सवाल आपसे पूछ रहा है, इज रिट मेंटेनेबल, क्या मोहन रिट जो 226 के तहत लगा रहा है क्या वो मेंटेनेबल है? विच रेमेडी इज अवेलेबल टू अग्रीव्ड एम्प्लॉई, कौन सी रेमेडी यहाँ पे मोहन को मिलेगा?
क्योंकि मोहन यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी है। तो देखिए यस द रिट इज मेंटेनेबल, हाई कोर्ट में जो वो रिट लगाएगा वो मेंटेनेबल है। कैसे है तो देखिए मिस्टर मोहन being a government servant has a fundamental right under article 21, ठीक है, which includes the right to livelihood and protection against arbitrary termination. Under Article 226 empower the High Court to issue writ of enforcement of a fundamental right or for any other purpose. Since termination without notice violates the principle of natural justice, Mr. Mohan can invoke a writ of certiorari to quash the termination order. यहाँ पे जो टर्मिनेशन हुआ था उसको ये नेचुरल जस्टिस के वायलेशन के आधार पर रिट ऑफ सर्सोररी कोर्ट को इशू करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, रिट ऑफ सर्सोररी क्या होता है, कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसको क्वैश करने के लिए, रद्द करने के लिए। ठीक है, तो दो सवाल पूछा था, क्या ये रिट मेंटेनेबल है, तो यस मेंटेनेबल है, क्योंकि यहाँ पे उसके नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, उनके आर्बिट्ररी टर्मिनेशन हुआ है बिना उसको पूछे, बिना उसको बताए। दूसरा पूछ रहा था कि रेमेडी क्या है उसके पास, तो रेमेडी है रिट ऑफ सर्सोररी हाई कोर्ट में इशू कर सकता है वो कोर्ट के जरिए। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में अंडर आर्टिकल 21 उसके फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। दूसरा सवाल पूछ रहा है आपसे, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में दो डिफरेंस बताइए। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में लगाया जा सकता है और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 226 का जो स्कोप है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वाइड है। आप आर्टिकल 226 के जरिए फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने जा सकते हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, लीगल राइट को, जो भी आपके पास राइट्स हैं आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए 226 में जा सकते हैं। आप आर्टिकल 226 के जरिए PIL भी फाइल कर सकते हैं। आप आर्टिकल 226 के जरिए हाई कोर्ट में SLP भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को बहुत सारा पावर ग्रांट करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। वो कोई भी और राइट, कोई भी अदर रेमेडी किसी को भी आर्टिकल 32 के तहत नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट के अंडर कवर होता है। आपको पता होगा आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो होता है वो सारा फंडामेंटल राइट है और उसी के बीच आता है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने का पावर देता है। अदर रेमेडी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता, जबकि हाई कोर्ट आपको आर्टिकल 226 के जरिए बहुत सारे रेमेडी दे सकते हैं, ये क्या बोलते हैं आपके फंडामेंटल राइट के साथ साथ। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कोई कि आर्टिकल 226 बड़ा है या आर्टिकल 32, तो लोगों को लगता है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का है तो वो बड़ा है। नहीं, आर्टिकल 226 बहुत ज्यादा पावर देता है हाई कोर्ट को, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को बहुत कम पावर देता है। ठीक है, तो मेजर अंतर यही है। मैं पढ़ देता हूँ कुछ कुछ। प्रोवाइड राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली अंडर आर्टिकल 32। 226 में प्रोवाइड राइट टू मूव हाई कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड फॉर एनी अदर लीगल रेमेडी और स्टेट्यूटरी राइट। ये तो अभी मैंने बताया। 32 में है लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट ओनली, मैंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेशन का ही केस ले सकते हैं और कुछ नहीं, जबकि 226 के तहत हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, स्टेट्यूटरी राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो भी राइट हो सबको 226 के तहत देख सकते हैं। तीसरा आर्टिकल 32 में ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट ऑल्सो मोर फ्लेक्सिबल इन रेमेडीज। ये तो अलग ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है डिफरेंसेस में। 13वां सवाल है आपका, मिस वर्षा एन IAS ऑफिसर वर्किंग एज सब डिविजनल ऑफिसर
under the state government. While imparting her legal duty, she had taken some stringent action against land mafias in her division. Due to political pressure, she was suspended from her office. ठीक है। मिस वर्षा एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर है। वो सब डिविजनल ऑफिसर के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत है। वो लीगल ड्यूटी को फुलफिल करने के तहत, ठीक है, उन्होंने कुछ एक्शन लिया जो लैंड माफिया के अगेंस्ट था। ठीक है। अब जैसे ही लैंड माफिया के अगेंस्ट वो एक्शन ली तो पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर हावी हो गया। ठीक है, जिसके कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया। सवाल आपसे पूछ रहा है कि गाइड मिस वर्षा टू रीइंस्टेट हर सर्विस। मिस वर्षा आपके पास आई हैं, आप एडवोकेट हैं, आप उनको गाइड करें कि वो क्या करना चाहिए उनको। ठीक है, तो मिस वर्षा being an IAS officer enjoys security of tenure under Constitution of India. To challenge her suspension, file a writ petition in Article 226 under in a High Court. ठीक है, she can file a writ of mandamus directing the government to reinstate her since the suspension appears to arbitrary and political motivated. उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो 226 के तहत हाई कोर्ट को अप्रोच करे और वहां पे रिट ऑफ मैंडेमस लगाए और वो बोले कि सर आप गवर्नमेंट को ये ऑर्डर पास करें कि मुझे मेरे जॉब पे वापस रखा जाए, क्योंकि ये जो सस्पेंशन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और आर्बिट्ररी है। फर्स्ट रेमेडी। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी। रिक्वेस्ट है रिव्यू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्टेट गवर्नमेंट और यूपीएससी इफ एप्लीकेबल, एज आईएएस ऑफिसर कैन नॉट बी डिसमिस्ड और सस्पेंडेड विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी एंड जस्टिफिकेशन। वो अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, अपने से ऊपर के अथॉरिटी को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही वो जो है इंक्वायरी करने के लिए बोल सकते हैं कि आप ऐसे हमारे मेरा जो है सस्पेंशन नहीं पास कर सकते हैं, आपको जस्टिफिकेशन देना चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए। ये भी वो कर सकते हैं रिव्यू करके। तीसरा है जुडिशियल प्रेसिडेंट। कोर्ट हैव रिपीटेडली हेल्ड दैट आईएएस ऑफिसर कैन नॉट बी रिमूव्ड, सस्पेंडेड और ट्रांसफर्ड आर्बिट्ररीली एंड एनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड सस्पेंशन कैन बी क्वेश्ड। ठीक है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट है, प्रेसिडेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आईएएस ऑफिसर को कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर सस्पेंड अगर करता है तो उसको क्वैश कर दिया जा सकता है उसके ऑर्डर को। ठीक है, इसी में दूसरा सवाल था अंडर विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शी कैन वर्क विदाउट एनी फियर ऑफ लॉस ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रावधान में किसी भी आईएएस ऑफिसर को प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो बिना डर के अपने जॉब को, अपनी नौकरी को कर सकता है? तो अंडर आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट फ्रॉम आर्बिट्ररी डिसमिसल और रिमूवल। No government servant shall be dismissed, removed or reduced in rank except after inquiry by an authority other than the order of the dismissal, opportunity to be heard। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आर्टिकल 311 बोलता है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को आर्बिट्ररी आप डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट बिना किसी इंक्वायरी बिठाए, बिना अपॉर्चुनिटी दिए आप किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते हैं। ये हो गया 13 क्वेश्चन। A regional engineer college made admission of candidates on basis of oral interview after a written test। ठीक है, एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो एडमिशन ले रहा था स्टूडेंट का, कैंडिडेट का, ठीक है, रिटन टेस्ट के बाद ओरल इंटरव्यू के आधार पर। द मार्क्स अलॉटेड फॉर ओरल टेस्ट वर 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे जो ओरल टेस्ट के लिए मार्क दिया जाता था वो टोटल मार्क का 1/3 दिया जा रहा था। दिस एडमिशन प्रोसीजर वॉज चैलेंज्ड बाय वन कैंडिडेट एज आर्बिट्ररी एक्शन। ठीक है,
इस एडमिशन के प्रोसीजर को एक कैंडिडेट ने चैलेंज कर दिया कि ये जो एक्शन है वो आर्बिट्ररी है, एक पक्षीय है। ठीक है, सवाल आपसे पूछ रहा है, डज अलोकेट ऑफ 1/3 मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स फॉर ओरल टेस्ट वायलेट एनी लीगल प्रोसीजर या लीगल प्रोविजन, एक्सप्लेन। ठीक है, क्या यहाँ पे टोटल मार्क्स का 1/3 मार्क जो ओरल टेस्ट के लिए दिया जा रहा था, क्या ये किसी लीगल प्रोसीजर को वायलेट कर रहा है, ये आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलता। देखिए, नो, इट डज नॉट violate any legal provision. Admission procedure including weightage for written and oral test fall under the discretion of the educational institution. ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में कुछ एक्सेप्शन के बारे में। ठीक है, वहां पे मैंने बताया था एकेडमिक वैल्यूएशन। ठीक है, जब कोई एकेडमिक इवेल्युएशन होता है तो वहां पे कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि मेरे मार्क्स कम आए उसके ज्यादा आए, यहाँ तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। नो, एकेडमिक इवेल्युएशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास डिस्क्रिएशन पावर होता है, वो मेरिट के आधार पर मार्क्स डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा था कि यहाँ पे कोई ये जो मार्क्स दे रहे थे ओरल टेस्ट के लिए 1/3, इसको चैलेंज किया जा सकता है क्या, क्या ये वायलेशन है किसी लीगल प्रोसीजर का, तो नहीं, नो, इट डज नॉट वायलेट एनी लीगल प्रोविजन, क्योंकि एकेडमिक ये यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, तो उनके पास डिस्क्रिएशन पावर होता है कि वो कितने मार्क्स किस बंदे को मेरिट के आधार पे दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल था इसमें, राइट द जजमेंट इन दी अबव केस, ऊपर के केस में आपको जजमेंट लिखने के लिए बोल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट द एलोकेशन ऑफ 1/3 मार्क्स फॉर ओरल टेस्ट इज रीजनेबल एंड वैलिड। ठीक है, एज इट पार्ट ऑफ द अप्रूव्ड एडमिशन प्रोसेस, उनके एडमिशन प्रोसेस में ये जो प्रोविजन था वो अप्रूव्ड था, अप्रूवल उनको मिला था कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जो 1/3 मार्क्स का जो प्रोविजन था ओरल टेस्ट के लिए वो रीजनेबल है और वैलिड है। ठीक है, नो आर्बिट्ररीनेस वाज फाउंड एज वेल एज ऑल कैंडिडेट्स वर evaluated अकॉर्डिंग टू द सेम क्राइटेरिया एंड द रूल वर नोन इन एडवांस। जब बच्चे एडमिशन लेने गए थे तो उनको पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ का प्रोसीजर ऐसा है, और इसी प्रोसीजर से सारे बच्चों को, ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स वर इवेल्युएटेड, तो सभी बच्चों को जब उसी क्राइटेरिया के आधार पर दिया गया तो यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस है ही नहीं। ठीक है, द पिटीशन चैलेंजिंग द एडमिशन प्रोसीजर वाज देयरफॉर डिसमिस, तो यहाँ पे जो पिटीशन लेके जाना चाहेंगे कोई तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a jeep was owned and maintained by the state for the official use of district collector। ठीक है, while the driver was bringing the jeep back from the workshop, it knocked down a pedestrian by the rash and negligent driving, who died later on. His widow sued the government driver and claimed for the damages। ये बोल रहा है कि एक जीप जो है, a jeep was owned and maintained by the state for the official use of district collector। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए एक जीप जो है ऑन किया गया था और मेंटेन किया गया था ऑफिशियल स्टेट के ऑफिसर के द्वारा। While the driver was bringing the jeep back from the workshop, वो जो गाड़ी था वो खराब हो चुका था तो वर्कशॉप पे ले गया था, गैरेज पे ले गया होगा। ठीक है, it knocked down a pedestrian by the rash and negligent driving who died later। ठीक है, उसके गाड़ी से टकरा के कोई एक पेडेस्ट्रियन था, ठीक है, उस ड्राइवर के रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण वो मर गया। उसकी जो वाइफ है, his widow sued the driver and claimed damage, वो जो ड्राइवर था उसके ऊपर केस किया और डैमेज क्लेम करने की जो है उसकी विडो का वो था। ठीक है,
सवाल पूछ रहा है विच लाइबिलिटी इज एप्लीकेबल इन दिस केस, एक्सप्लेन द लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होगा वो वाइकेरियस लाइबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ड्राइवर था वो सरकारी गाड़ी चला रहा था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का गाड़ी चला रहा था, और उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के गाड़ी से उस विडो के पति का जान गया। ठीक है, द जीप इज owned and maintained by the state official। ठीक है, the driver was acting in the course of his employment even while returning the vehicle from the workshop under the principle of vicarious liability। State is responsible for tort committed by its servant while performing duties related to their employment। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट की लाइबिलिटी होगी अंडर वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा था कि विच लाइबिलिटी एप्लीकेबल, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा था। तो एक्सप्लेन किया हमने यहाँ पे कि क्योंकि वो गाड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही उसको मेंटेन कर रहा था और वो बंदा ड्यूटी पर था, इसीलिए वो जो एक्सीडेंट हुआ वो एम्प्लॉयमेंट में हुआ, और इसीलिए वो जो कलेक्टर है वो स्टेट के अंडर फॉल होता है। तो इनडायरेक्टली स्टेट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा वाइकेरियस लाइबिलिटी। ठीक है, इसी में दूसरा सवाल है वेदर द प्रिंसिपल ऑफ किंग कैन डू नो रॉन्ग विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस, एक्सप्लेन। ये पूछ रहा है, एक मैगजीन था, पहले जमाने में चलता था, अभी नहीं चलता है। ठीक है, ज्यादा, रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकारे, इसका मतलब होता था किंग कैन डू नो रॉन्ग। जो राजा होता है किसी स्टेट का, मान के चलिए मुख्यमंत्री या हमारे देश का प्रधानमंत्री, अगर वो कोई स्टेप लेते हैं तो वो गलत नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मैक्सिम है यही बोलता है किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो ये बोल रहा है कि क्या ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा इस केस में? नो, द प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल हियर। एक्सप्लेनेशन, द डॉक्ट्रिन रेस्ट नॉन पोटेस्ट पेक्टारे which means king can do not wrong, meant the sovereign was immune from legal liability. In modern administrative law, the government of India and state government is liable for tort and civil wrong committed by its servant under Article 300। ठीक है, therefore state and government cannot hide behind this doctrine, liability arises, compensation must be paid। ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्रिन है इसके पीछे वो गवर्नमेंट नहीं छिप सकता कि नहीं राजा तो गलत कर ही नहीं सकता, ये प्रिंसिपल है, तो नहीं, यहाँ पे जिसको भी क्षति हुआ है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर एक्स ए मेंबर ऑफ कलकत्ता पुलिस फोर्स who had been appointed by the commissioner of police was dismissed by deputy commissioner of police। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मिस्टर एक्स को कलकत्ता पुलिस फोर्स में मेंबर बनाया गया। ठीक है, अपॉइंट किया गया, किसके द्वारा? कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा, और उसको डिसमिस किसने किया? डेप्यूटी कमिश्नर ने। ठीक है, मतलब डिसमिस का मतलब निकाल दिया। एक सेकंड, सवाल पूछ रहा है व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज अ प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ derived from Article 310 of the Constitution। It states that all civil servants hold their office at the pleasure of the President। ठीक है, under central government and the governor for the state government। This means the government can dismiss or remove a civil servant without assigning any reason unless there is a statutory protection and exception provided। Key point, the doctrine ensures that the executive cannot control the civil service efficiently। Exception exists, some services are protected by law, that is member of all India service statutory protection under Article 311। ठीक है, it applies primarily to government servant, non contractual and private employees। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा था कि यहाँ पे सवाल अलग ही पूछ दिया है। ठीक है, कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या होता है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब होता है
कि हमारे भारत में जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है तो गवर्नर के प्लेजर पे वो काम कर रहा है। अगर यूनियन गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वो काम कर रहा है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को उनको रिजाइन करना होगा, निकालना होगा, प्रेसिडेंट तुरंत निकाल सकता है, ठीक है। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अंडर आर्टिकल 310। दूसरा सवाल पूछ रहा है इसमें आपसे, मेन सवाल ये है, डज द डिसमिसल ऑफ मिस्टर एक्स बाय डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस वायलेट एनी राइट ऑफ मिस्टर एक्स? एक्सप्लेन। क्या यहाँ पे डिप्यूटी कमिश्नर ने जो अपॉइंट डिसमिस किया है वो सही है या वायलेशन है उसके राइट का? एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए, लेट्स एग्जामिन केयरफुली अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी। मिस्टर एक्स वाज अपॉइंटेड बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस, ही वाज डिसमिस्ड बाय द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। मतलब हायर कमिश्नर ऑफ पुलिस बड़ा होता है, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस उसके बाद आता है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर वर्सेस प्रॉपर अथॉरिटी। while government servants hold office at pleasure, the dismissal must be done by the competent authority. Here the deputy commissioner was not appointing authority. Unless there is a delegated power to the deputy commissioner to dismiss officer, the action may violate procedural propriety. अभी ही मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अंडर आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटी अपॉइंट करता है, ठीक है, वही अथॉरिटी उनको निकाल सकता है, उससे लोअर अथॉरिटी उनको नहीं निकाल सकता। यहाँ पे डिप्यूटी कमिश्नर ने उनको निकाला है जो कि कमिश्नर के बाद आता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजरल प्रोप्राइटरी है वो वायलेट करता है उसके फंडामेंटल राइट को, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर डिप्यूटी कमिश्नर को पावर दिया गया होगा कमिश्नर के द्वारा, ठीक है, कि आप इसको निकाल सकते हैं, तब वो निकाल सकता है, वो अलग प्रोविजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया था कि पावर को डेलीगेट किया गया है। तो इसीलिए therefore the dismissal by deputy commissioner violate Mr. X right due to process under article 311, ठीक है। ये हो गया 16वां सवाल। 17वां सवाल किधर गया? हाँ, द पेटिशनर वॉज अपॉइंटेड एज एन ऑनररी पेडिट्रिशियन इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो एक पेटिशनर है, उसको अपॉइंट किया गया था पेडिट्रिशियन के पोस्ट पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी के बोर्ड के तहत उसका अपॉइंटमेंट हुआ। His appointed was suspended duty interim stay granted by the लोकायुक्त on the complaint made by one of the candidate for the post, ठीक है। तो एक कैंडिडेट था जो उस पोस्ट के लिए मतलब कॉम्पिटेंट था, उसने चैलेंज किया था लोकायुक्त के पास, ठीक है। तो उनको जो है इंटरिम स्टे लगा दिया और उनको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, लोकायुक्त ने। The petitioner filed a writ petition under Article 226 चैलेंजिंग दी लोकायुक्त एक्शन, ठीक है। तो जो पिटिशनर था जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था उसने उस लोकायुक्त के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया अंडर आर्टिकल 226। अब सवाल आपसे पूछ रहा है वेदर द लोकायुक्त हैज जुरिस्डिक्शन टू रिव्यू द अपॉइंटमेंट। एक्सप्लेन। क्या लोकायुक्त को यह अधिकार है कि उसको जो अपॉइंट किया गया था उसके जुरिस्डिक्शन को रिव्यू कर सके? एक्सप्लेन कीजिए। तो अब जुरिस्डिक्शन क्या है लोकायुक्त का, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो रोल ऑफ लोकायुक्त, लोकायुक्त इज एन एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, ठीक है, appointed under the Maharashtra Lokayukt and UPA Lokayukt Act 1971. It is primarily investigates allegation of corruption, misuse of power, malafide administration, unfair practice in public service. Jurisdiction in appointment matter. Lokayukt cannot review a properly conducted appointment just because someone is dissatisfied with the selection, ठीक है। jurisdiction exists only if there is allegation of corruption, irregularity or malafide intention. Administration
Interim stay by Lokayukt is usually granted if a prima facie case of misconduct or irregularity is made out. Application to this case. The petitioner was appointed through a proper selection board. If the complaint by the unsuccessful candidate does not allege corruption or any illegality, the Lokayukta may have acted beyond jurisdiction. Hence, appointment cannot be suspended merely on a complaint without substantive evidence. ठीक है, लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र वहां से शुरू होता है जहां पे करप्शन का एलिगेशन हो, मिसयूज का पावर का एलिगेशन हो, मैलाफाइड एडमिनिस्ट्रेशन का एलिगेशन हो। ठीक है, इस केस में वो प्रॉपर सिलेक्शन बोर्ड के तहत अपॉइंट किया गया था, कोई भी उसके ऊपर करप्शन का चार्ज वगैरह नहीं लगा था। क्योंकि एक कैंडिडेट डिससेटिस्फाई था, डिसएग्री था उसके अपॉइंटमेंट से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोकायुक्त उसके अपॉइंटमेंट को स्टे लगा के डिसमिस कर दे, सस्पेंड कर दे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अपॉइंटमेंट को जो उन्होंने सस्पेंड किया था वो गलत है, उसके पास कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं था। ठीक है, तो ये होगा। दूसरा सवाल है, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जब स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लोकायुक्त। जब सेंटर लेवल पे होता है तो उनको बोला जाता है लोकपाल। इसी को अंग्रेजी में ओम्बड्समैन बोलते हैं। ठीक है, तो ओम्बड्समैन का काम ही है एक तरीके का वॉच डॉग। सरकारी जो भी नौकर है, जो भी सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में है, अगर उनके ऊपर करप्शन या मिसयूज ऑफ पावर या मैलाफाइड एडमिनिस्ट्रेशन का अगर वो केस दर्ज होता है, तो ये जो लोकपाल और लोकायुक्त है वही उनके मामले की छानबीन करते हैं और उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल था इसमें कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त है उसके बेसिक ऑब्जेक्ट क्या क्या है उनके अपॉइंटमेंट के लिए। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए अपॉइंट किया जाता है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, इनको किसी से मतलब नहीं है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने गलत किया है तो वो ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, फेयर एक्शन लेने के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का रिड्रेसल मैकेनिज्म है और ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, इनहांस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, एन एक्सटोनमेंट ऑर्डर वाज पास्ड बाय डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पब्लिक ऑर्डर पब्लिक अंडर बॉम्बे पुलिस एक्ट। ठीक है, if it was challenged on the ground that the prosecutor itself is a judge as they have only investigated and collected evidence। ठीक है, ये बोल रहा है कि पुलिस उपायुक्त द्वारा बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत, ठीक है, एक निष्कासन ऑर्डर पारित किया गया। ठीक है, इस निष्कासन ऑर्डर को इस बात के लिए चुनौती दिया गया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, ठीक है, और ये जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है ये उसी के द्वारा किया गया है जो वो खुद जज है उस मामले में। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछ रहा है वेदर एनी प्रिंसिपल ऑफ लॉ वायलेटेड हियर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ ना। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल? नो पर्सन शैल बी अ जज इन देयर ऑन केस। यहाँ पे वो बंदा इन्वेस्टिगेट भी खुद कर रहा है, एविडेंस भी खुद कलेक्ट कर रहा है और उस मामले में वो जज भी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हाँ, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ है। तो कैसे हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेटेड एंड कलेक्टेड एविडेंस। ठीक है, जो कि किसका काम था? पुलिस का काम था। दूसरा, ऑल्सो पास्ड एन एक्सटर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, एडजुडिकेटरी ऑर्डर भी पास किया उन्होंने, जो कि जज का काम था। तो ये दोनों काम भी खुद ही किया और वो डिप्यूटी कमिश्नर भी है। तो दिस क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वायलेटिंग द रूल अगेंस्ट बायस। कोर्ट हैव रिपीटेडली हेल्ड दैट इन्वेस्टिगेटर एंड एडजुडिकेटर मस्ट बी सेपरेट। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेट करता है वो खुद फैसले नहीं ले सकता,
अगर जो फैसला लेगा वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। यहाँ पे जो डिप्यूटी कमिश्नर था उन्होंने ऑर्डर भी पास किया और उन्होंने ही एविडेंस भी कलेक्ट किया। ठीक है, तो ऐसा, तो ये हो गया आपका पहला सवाल का जवाब। तो दूसरा पूछ रहा है व्हेन सेम डिपार्टमेंट कैन एक्ट एज प्रोसिक्यूटर एंड जज, कब कोई डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूटर का भी एक्ट कर सकता है और जज का भी। ठीक है, तो देखिए देयर आर लिमिटेड एक्सेप्शन वेयर द सेम डिपार्टमेंट कैन परफॉर्म बोथ रोल्स, स्टैट्यूटरी ऑथराइजेशन if a law specifically provides that same officer can investigate and pass order। ठीक है, सर्टेन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में ऐसा प्रावधान है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नॉट क्वासी जुडिशियल डिसीजन फॉर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रिवेंटिव एक्शन वेयर फेयरनेस एंड एडवर्सियर प्रोसेस आर नॉट रिक्वायर्ड। और तीसरा इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, इन तीन परिस्थितियों में कोई भी बंदा इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है और ऑर्डर भी पास कर सकता है, ये वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सेप्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी gives power to the executive to impose restriction on the freedom of speech and expression. This power was challenged before the court। ठीक है, ये जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए ये सीआरपीसी का सेक्शन 144 पावर देता है। ठीक है, इसको चैलेंज किया गया कोर्ट ऑफ लॉ में। सवाल आपसे पूछ रहा है वेदर सच पावर कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, प्रोवाइड द रीजन। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को सेक्शन 144 के तहत रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, रीजन बताइए। तो देखिए सबसे पहला यह है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, आर्टिकल 19(1)(a) में guarantees provides freedom of speech and expression। However, Article 19 sub-2 allows reasonable restriction in the interest of sovereignty, security, public order, decency and morality। ठीक है, ये बोल रहा है कि आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन आर्टिकल 19 के 2 में उसके लिए रेस्ट्रिक्शन भी दिए गए हैं कि आप किस किस हद तक उस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैन दिस पावर बी रेस्ट्रिक्टेड, तो यस द पावर कैन बी एक्सरसाइज विद इन लिमिट्स बट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू टू इंश्योर इट इज नॉट अब्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है लेकिन लिमिट में आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है एक्सेस हो गए, जो कि आर्टिकल 19(2) में फॉल होता है, तो फिर वो रेस्ट्रिक्टेड में आता है, फिर आपको रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। दूसरा सवाल है ऑन व्हाट ग्राउंड सच पावर कैन बी एक्सरसाइज, कौन से ग्राउंड पे आप इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए अंडर सेक्शन 144 CRPC empowers authorized to take preventive action on certain grounds। Urgency, the situation must be immediate and likely to cause disturbance to public authority। ठीक है, ये जो आर्टिकल वो सेक्शन 144 का जो पावर है, ये पूछ रहा था कि कब कब एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो अगर कहीं अर्जेंसी है, इमरजेंसी का सिचुएशन है, वहां पे ये 144 लगाया जा सकता है। ठीक है, कहीं पे रायट्स हुआ है, डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ है, वहां पे ये लगाया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए ये 144 लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर इट्स रिट जुरिस्डिक्शन complaining of infraction of article 14 and 15 8 years after the impugned order impugned government action। ये बोल रहा है एक व्यक्ति हाई कोर्ट में एक रिट जुरिस्डिक्शन के आधार पर कंप्लेन फाइल करता है, जिसमें ये बोलता है कि आर्टिकल 14 और 15 वायलेट हुआ था। ठीक है, सरकार के किसी कार्रवाई के दौरान। ठीक है, मतलब वायलेट हुआ था, वो भी 8 साल पहले।
अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है, इज देयर एनी लिमिटेशन टू अप्रोच द कोर्ट इन सच मैटर, एक्सप्लेन दोज लिमिटेशन इफ एनी। ये बोल रहा है कि क्या ऐसे मामलों में कोई लिमिटेशन है क्या, या सीधा आप जब मन चाहो तब आ सकते हो, आप ये बताएं। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर एनी अदर पर्पज। ठीक है, there are unlike regular civil cases, no strict statute of limitation applies for enforcement of fundamental rights। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है नो स्ट्रिक्ट स्टेट्यूटरी लिमिटेशन एग्जिस्ट बट equitable limitation applies under laches or delay, particularly if delay prejudice fairness or government operation। ये बोल रहा है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक इक्विटेबल लिमिटेशन होना चाहिए। मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं है तो आप कभी भी जाओ, आपको रिजनेबल वहां पे कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप इतना देर क्यों लगा। ठीक है, इक्विटेबल होना चाहिए। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सही है, डिले जो हुआ है वो मतलब कंसीडर किया जा सकता है, तो फिर वो कोर्ट जो है कंसीडर करेगा। दूसरा सवाल है, ऑन व्हाट ग्राउंड कोर्ट कैन रिफ्यूज टू इंटरटेन सच पिटीशन, एक्सप्लेन इट। कौन से ग्राउंड पर ऐसे पिटीशन को जो 8 साल बाद डाला गया है उसको रिफ्यूज कर सकता है कोर्ट लेने से, एक्सप्लेन कीजिए। द कोर्ट कैन रिफ्यूज रिट पिटीशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। पहला, इनऑर्डिनेट डिले। ठीक है, पिटीशन फाइल आफ्टर अनड्यू डिले विद नो वैलिड एक्सप्लेनेशन। अगर कोर्ट को लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिले हो गया है और उनके पास कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो फिर कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। दूसरा है सप्रेशन ऑफ लॉ, चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। If the government action has been subsequently validated and statutory amendment supersede the challenged action, the court may refuse। तीसरा है लैक ऑफ डायरेक्ट इंटरेस्ट। चौथा है अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल। पांचवा है मैलाफाइड प्रिविलेज। अगर वो कंपटीशन जो होगा मैलाफाइड होगा, रिफ्यूज हो जाएगा। अगर उसके पास कोई और ऑप्शन था फिर भी कोर्ट के पास आया तो रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, अगर कोर्ट को लगेगा कि इसमें कोई भी डायरेक्ट इंजरी नहीं है पिटिशनर को, ठीक है, उनका इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं, लोकस स्टैंडाई नहीं है, तो पिटिशन को रिजेक्ट कर देगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं लेता हूं आपके डाउट। द लीडर ऑफ अपोजिशन मेड एन एलिगेशन इन पार्लियामेंट अगेंस्ट सिटिंग मिनिस्टर मिस्टर रमेश मेड complaint to the Lokpal requesting to take action on the basis of allegation made in parliament। लीडर ऑफ ओपोजिशन है जो पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, मिनिस्टर है और वो कोई ऐसा एलिगेशन लगाता है पार्लियामेंट के अंदर। रमेश नाम का लीडर है जो कंप्लेंट फाइल करता है लोकपाल के पास, ठीक है, कि उन्होंने पार्लियामेंट में कोई ऐसा एलिगेशन लगाया था जो लॉफुल नहीं है, आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। ठीक है, इसका सीधा साधा उदाहरण दूं तो अभी परसों जो कोर्ट में फाइल किया गया था महमूद प्राचा के द्वारा कि भाई ये जो चंद्रचूड़ सीजेआई थे उन्होंने जजमेंट दिया था राम मंदिर पर, वो अभी कुछ कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, जो ऐसा लगता है कि वो उनका जो इंटेंशन है वो उस समय पे सही नहीं था, तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने उनके ऊपर 6 लाख का जुर्माना लगाया। ठीक है, और कहा कि आप ये पब्लिसिटी के लिए ले रहे हैं। आपको पता है जब कोई भी जज जुरिस्डिक्शन में जब वो जज होता है तब उनके बात का वैल्यू होता है। ठीक है, उनके ऑर्डर जो भी थे वो उस समय के थे जब वो जज थे। अब वो क्या बोल रहे हैं उससे उनके प्रीवियस जजमेंट प्रभावित नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, ऐसे ही अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई एमपी कोई स्पीच देता है, अगर वो किसी के भी अगेंस्ट हो तो उसके लिए आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर उनको इम्यूनिटी प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही है। तो सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या लोकपाल पार्लियामेंट के अंदर के दिए गए किसी एलिगेशन पर लोकपाल एक्शन ले सकता है, तो नहीं। नो, लोकपाल कैन नॉट टेक एक्शन solely based on allegation made in parliament। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा पूछ रहा है सवाल,
स्टेट द पावर ऑफ लोकपाल, लोकपाल के पावर के बारे में बताइए। तो क्या है पावर? वो इंक्वायरी कर सकते हैं अगर कहीं करप्शन का कंप्लेन आया है, ठीक है, या कोई अधिकारी है जो सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजें, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्च, सीजर, रिपोर्टिंग, ठीक है, वगैरह वगैरह सारी चीजें इनके अंदर आता है।